हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन में आपका स्वागत है। हम जो टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे वो टॉपिक हमारा क्या था, तो डिस्कशन हमारा जो है रेशम पे चल रहा था, जिसमें हमने आपको रेशम के बारे में एक इंट्रो क्लास दे दी है। आज हम रेशम के जो मैन्युफैक्चरिंग की क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में जानेंगे और रेशम का जो जीवन सिल्क का क्रम होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि जो हमारा रेशम होता है उसको हम कितने रूपों में प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ से हमारे जो है टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछने को मिलता है और जो है आपको यहाँ से नेट में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम चर्चा क्या किए थे, हमने आपको बताया था कि जो रेशम होता है वो कैसा रेशा है, प्राकृतिक जगत का रेशा है और प्राकृतिक जगत का यह ऐसा रेशा है कि जो सबसे लंबा होता है। इसका मापन किस में किया जाता है, तो इसका मापन फिलामेंट में किया जाता है, मीटर में किया जाता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 300 से लेकर के 1300 मीटर लंबी होती है। फिर हमने आपको बताया था कि इसको जो है शहतूत की पत्तियों पर पालते हैं। कीड़े का नाम बॉम्बेक्स मोरी है। टीजीटी के एग्ज़ाम में बॉम्बेक्स मोरी पूछा जाता है, लेकिन अगर आप नेट और जो है नेट का एग्ज़ाम देंगे या एलटी का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे एंथा पर्नी या एंथेरिया माइलेट्टा पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसको जो है एक चीन की हमारी देवी थी, राजकुमारी थी, जिनको वस्त्रों की देवी कहा गया था, सीलिंगची के द्वारा इनका निर्माण किया गया था। उन्होंने क्या किया था, तो राजा को एक रुमाल बना करके तैयार करके इसको दिया था। पहले की क्लास में जो हमारी इंट्रो क्लास है उसमें हम ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। आज हम इसमें जानेंगे कि जो हमारा रेशम होता है उसका जो जीवन काल होता है वो कितने से कितने दिन तक होता है। तो जो रेशम होता है, रेशम के जब हम जीवन काल की बात करते हैं तो ये 2 से 3 माह होता है। कितने दिन का होता है ये, तो आज हम बात करेंगे इसमें रेशम के जीवन काल की। जब हम रेशम के जीवन काल की बात करते हैं तो जब इसके जीवन का बात करते हैं, जैसे हम लोग एक लॉन्ग टाइम तक जीते हैं, 80 साल 90 साल, तो जो रेशम का कीड़ा होता है इसका जो जीवन काल होता है वो कितने दिन तक होता है, तो इसका जो जीवन काल होता है 2 से 3 माह होता है। अब इसी 2 से 3 माह के स्टेज में वो कितनी अवस्थाओं से गुजरता है, इन 4 अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहले अंडा आता है, फिर लार्वा आता है, फिर प्यूपा आता है, फिर कीड़ा। तो जब रेशम का कीड़ा सेरीकल्चर विधि से पाला जाता है, सेरीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसको पालने की प्रक्रिया की जाती है, तो जब अंडे की स्टेज होती है वो कितने दिन तक रहती है, 15 से 20 दिन तक। ऐसे लिख लो, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा, उसके बाद कीड़ा, ये चार स्टेज होती है। और यही चीज़ हमारा जो है नेट में पूछा जाता है तो ये चीज़ें नहीं रहेंगी। अंडा रहेगा, कैटरपिलर रहेगा, क्राइसिल और मोथ या कीड़ा रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। बात समझ में आई। तो जब हम इसके जीवन काल की बात करते हैं तो जो अंडे की स्टेज होती है वो कितने दिन तक होती है, अंडे की स्टेज इसके 15 से 20 दिन तक होती है इसका जीवन काल। और यहाँ पे इसको किसी भी प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर जो अंडा होता है वो सिर्फ क्या करता है, श्वसन करता है। और एक बार में एक जो हमारा कीड़ा होता है कितने अंडे देता है, तो 350 से लेकर के 400 अंडे देता है। फिर वो 20 दिन तक अंडे की स्टेज में रहता है। 19 दिन के बाद वो लार्वा बन जाता है। जब वो लार्वा बन जाता है तो लार्वे की स्टेज में आ जाता है, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 3 mm हो जाती है। और वो क्या करने लगता है, वो पत्तियों को खाने लगता है। तो 20 से 32 दिन तक ले करके वो क्या करता है, पत्तियों को खाता है और उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 3 mm हो जाती है। और जब वो पत्तियों को खाता है तो 24 घंटे तक अपने सर को घुमाता रहता है, ऐसे हिलाता रहता है, जिससे हमारे कोकून का निर्माण हो जाता है। कोकून हमारा कैसा होता है, तो हमने कल बताया था जैसे कोकून है, तो कोकून ऐसे ही होता है। ये समझ लो ये कीड़ा है, ये नोजल से यहीं से स्राव करता है सरसिन गोंद और फाइब्रिन प्रोटीन का। जब ये पत्तियों को खाने की स्टेज में आ जाता है तो ये अपनी मुंडी को हिलाता है तो ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। तो ये क्या करता है, 8 के आकार में हमारे कोकून का निर्माण हो जाता है। बात समझ में। हमने आपको क्या बताया कि जो हमारे जो है
ये कीड़ा होता है, सिल्क का जो सिल्क क्रम होता है वो लार्वा के स्टेज में कितने से कितने दिन तक रहता है, तो 20 से लेकर 32 दिन तक वो लार्वा के स्टेज में रहता है। और इस समय वो क्या करता है, पत्तियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और उसकी लंबाई कितनी हो जाती है, तो 3 mm हो जाती है। और जब ये पत्तियों को खाने लगता है तो यहीं से क्या करता है, सेरसिन गोंद फाइब्रिन प्रोटीन का श्रावण करने लगता है, जो कि हवा के संपर्क में आकर के सूख जाती है और क्या करती है, कोकून का निर्माण कर लेती है। जब कोकून का निर्माण कर लेती है तो वो हमारी अवस्था क्या कहलाती है, प्यूपा की अवस्था कहलाती है। और प्यूपा की अवस्था में ही कोकून, अगर हमें उत्तम किस्म के कपड़े की आवश्यकता होती है तो कोकून को तोड़ लिया जाता है या कोकून को निकाल लिया जाता है। और उस कोकून में कौन सी प्रक्रिया की जाती है, उन कीड़े को मारने के लिए स्टोइंग प्रोसेस की जाती है। स्टोविंग प्रोसेस क्या है, खौलते हुए पानी में जो कोकून हमारा होता है उनकी सॉर्टिंग करके उनकी श्रेणी के आधार पर उनको डाल दिया जाता है। जब वो पानी के संपर्क में आता है तो जो कोकून में हमारी सेरसिन गोंद हो जाती है वो ढीली हो जाती है। और फिर हम क्या करते हैं, अपने सिल्क के धागे को रील्ड कर लेते हैं, मतलब धागा लपेटने का कार्य कर लेते हैं। उसके बाद हमारा कीड़ा आता है। लेकिन अगर यही प्रोसेस यहाँ पे नहीं किया जाता है तो वही प्यूपा हमारा क्या बन जाता है, कीड़ा बन जाता है। कीड़ा क्या होता है, तो प्यूपा की अवस्था में जब कीड़े को नहीं मारा जाता है, जब उस प्यूपा को तोड़ करके कीड़ा बाहर निकल जाता है, जो प्रजनन के लिए हमारे लिए उपयोगी होते हैं। कुछ ऐसे कीड़े को तो रखते हैं ना जो प्रजनन करते हैं, फिर अंडे देते हैं, फिर लार्वा बनता है। तो ऐसे कीड़े को प्यूपा की अवस्था में जो नहीं मारा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कीड़ा कहा जाता है। हमने आपको क्या बताया कि जो सिल्क का जीवन क्रम होता है 4 अवस्थाओं से गुजरता है। अगर इनके हम जीवन काल की बात करते हैं तो 2 से 3 माह में ये चारों अवस्थाओं से गुजर जाता है। अंडा का स्टेज कितने दिन तक होता है, तो 15 से 20 दिन तक होता है। और कितने अंडे एक बार में देती है, तो 350 अंडे देती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के भोजन वो नहीं करता है, सिर्फ श्वसन करता है। लार्वा के स्टेज में आता है तो 20 से 32 दिन तक रहता है, 3 mm का हो जाता है। और यहाँ पे पत्तियों को खाने लगता है और लार सिक्रीट करने लगता है। सेरसिन गोंद और फाइब्रोइन प्रोटीन सिक्रीट करने लगता है, जिससे हमारे कोकून का निर्माण होने लगता है। प्यूपा की अवस्था में हम कोकून को प्राप्त करते हैं। कोकून को प्राप्त करने के लिए कोकून की सॉर्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टोइंग प्रोसेस करते हैं। स्टोइंग प्रोसेस क्या है, तो खौलते हुए पानी में कोकून को डाल देना जिससे कि कीड़ा मर जाए, वह हमारा क्या कहलाता है, स्टोइंग प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद कीड़ा क्या है, तो जो कीड़े को प्यूपा की अवस्था में नहीं मारा जाता है और वो कोकून को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है, कीड़ा कहलाता है या मोथ कहलाता है। उसके बाद हम आप जानेंगे आपसे उत्पादन की प्रक्रिया। जब हमको सेरीकल्चर विधि से पालना होता है तो कुछ तो उत्पादन की प्रक्रिया की जाती है। कैसे की जाती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, शहतूत की खेती करना। शहतूत की पत्तियां क्योंकि कीड़ों का मुख्य आहार है तो शहतूत की खेती करते हैं। फिर कीड़ों का पालन करते हैं। पहले शहतूत की खेती करेंगे, जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन हो जाएगा तो क्या करेंगे, कीड़ों का पालन करेंगे। फिर जब कीड़ों का पालन करेंगे, उनको जो है शहतूत की पत्तियों को लार्वा की अवस्था में देंगे, वो खाएंगे, लार को सिक्रीट करेंगे सेरसिन गोंद फाइब्रिन प्रोटीन को, तो क्या होगा, कोकून का निर्माण होगा। जब उनका कोकून पूर्णतया बन जाएगा तो क्या करेंगे, कोकून को इकट्ठा करेंगे, फिर कोकून की छटाई करेंगे उनकी श्रेणी के आधार पर, वर्ग के आधार पर ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, 2 कीड़े आपस में सट गए तो डबल कोकून का निर्माण सेम एक में चिपक करके हो गया। छोटे कोकून हो गए, भूरे कोकून, मटमैले कोकून हो गए, अच्छी किस्म के कोकून हो गए, तो उनकी क्या की जाती है, छटाई की जाती है। फिर छटाई करने के बाद उन पर स्टोइंग प्रोसेस की जाती है, वही गोंद को ढीला करना जाता है। जब गोंद को ढीला कर लिया जाता है तो धागा लपेटने का कार्य होता है। अभी यहाँ पे स्पिनिंग का कार्य नहीं हो रहा है, उस गोंद निकल जाती है तो कोकून का जो आखिरी छोर होता है वो मिल जाता है, जिससे धागा लपेटने की प्रक्रिया
की जाती है। फिर उसी धागे की लच्छियाँ बना ली जाती हैं और उनकी गांठें बना ली जाती हैं। जब उनके गांठें बना ली जाती हैं तब उससे धागा बनाने का स्पिनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। यहाँ पे स्पिनिंग की जाती है, यहाँ पे रील्ड किया जाता है, दोनों में अंतर है। बात समझ में आई? यहाँ से वो गोंद को छुड़ाकर धागे को लपेटने का कार्य करते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कताई का कार्य नहीं होता है, लेकिन धागा बनाना यहाँ स्पिनिंग प्रोसेस किया जाता है। फिर उसमें डिगमिंग की जाती है, गोंद को हटाया जाता है, फिर जो है वस्त्र बनाया जाता है, बीबिंग प्रक्रिया की जाती है, फिर उस पर बेइंग परिसज्जा की जाती है, भारण परिसज्जा की जाती है, फिर ब्लीचिंग किया जाता है। ब्लीचिंग करने में क्या किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वहीं जब कॉटन पे हम ब्लीच करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम ब्लीच करते हैं तो यहाँ अम्लीय प्रकृति का ब्लीच का प्रयोग करते हैं, अम्लीय रंग का प्रयोग करते हैं। मतलब अम्ल के लिए अच्छा होता है लेकिन क्षार के लिए अच्छा नहीं होता है। क्षार के लिए हमारे सेलुलोज जगत के जितने भी रेशे होते हैं वो सारे क्षार के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन जगत का होता है अम्ल का प्रभाव उन पर अच्छा होता है। अम्लीय रंगों का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जैसे ब्लीचिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद इस कपड़े पर रंगाई की जाती है और प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, छपाई किया जाता है, फिर वस्त्र निर्माण किया जाता है। फिर हमारा वस्त्र पूर्णतः बन जाता है और यह पहनने योग्य हो जाता है। भारत में हम परंपरागत वस्त्र की बात करेंगे कि कौन कौन से वस्त्र बनते थे, तो पीताम्बर बनता था, टसर, चिलपट और पटोला, ये सारे वस्त्र बनते थे। हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले शहतूत की खेती करते हैं, शहतूत को उगा लिए तो पालेंगे, फिर जब कीड़े को पालेंगे उनको भोजन वगैरह देंगे तो हमको कोकून की प्राप्ति होगी। कोकून जब हम प्राप्त कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे तो उसकी छटाई करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग करने के बाद उस पर स्टोइंग प्रोसेस करेंगे, उसकी गोंद को ढीला करेंगे, फिर उसको हम रील्ड कर लेंगे, फिर उसकी हम पौनी बना लेंगे, लच्छियाँ बना लेंगे, फिर हम उसमें गांठें लगाएंगे, मतलब उसको रील्ड कर लेंगे, एक लच्छी बना लेंगे, फिर स्पिनिंग का कार्य उसका करेंगे, फिर उसमें डिगमिंग प्रोसेस की जाती है, गोंद को हटाया जाता है, फिर उससे वस्त्र बनाया जाता है, बीबिंग प्रक्रिया की जाती है, फिर उस पर बेइंग परिसज्जा की जाती है। उसमें क्या करते हैं, वजन को बढ़ाने का कार्य करते हैं, फिर ब्लीचिंग परिसज्जा की जाती है, तो सोडियम यहाँ पे फिर उस पर क्या की जाती है, फिर उस पर ब्लीचिंग परिसज्जा की जाती है, और ब्लीचिंग परिसज्जा में क्या लगाया जाता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को लगाया जाता है। फिर उस पर ब्लीचिंग परिसज्जा की जाती है, और ब्लीचिंग परिसज्जा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर उस पर रंगाई की जाती है, तो कैसे रंग का प्रयोग करते हैं, अम्लीय रंग का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा वस्त्र बन करके तैयार हो जाता है। ये तो था हमारे जो है रेशम के उत्पादन की प्रक्रिया। अब हम आगे जानेंगे रेशम के प्रकार। अब हम आगे क्या जानेंगे, अब हम आगे जानेंगे रेशम के प्रकार। जब हम रेशम के प्रकार की बात करते हैं तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है स्वनिर्मित, एक होता है उत्पादित। स्वनिर्मित, दूसरा हमारा होता है उत्पादित। और उत्पादित रेशम में हमारा कीड़ा कौन कौन सा होता है, हम कई बार बताए हैं, बॉम्बेक्स मोरी, एंथापर्नी भी हो सकता है, और एंथीरिया माइलेट्टा भी हो सकता है। हम कोई भी कीड़ा क्या कर सकते हैं, पाल सकते हैं, लेकिन एंथीरिया माइलेट्टा ज़्यादातर जंगली कीड़ा होता है और यह जंगली पाया जाता है। स्वनिर्मित रेशम को क्या कहते हैं, विल्ड सिल्क, और उत्पादित को कल्टिवेटेड। उत्पादित रेशम जो होता है ये अच्छी क्वालिटी का होता है, स्वनिर्मित रेशम जो होता है इंफीरियर क्वालिटी का होता है। तो स्वनिर्मित रेशम को ही जंगली रेशम भी बोला जाता है, इसी को जंगली रेशम
अब स्वनिर्मित में हमारा क्या क्या आता है, मूंगा आता है, टसर आता है, एरी, इरी या अरंडी, इसी को बोला जाता है। बात समझ में आई? ये जो हमारा स्वनिर्मित रेशम होता है ये मोटा होता है, चमकहीन होता है, भूरे रंग का होता है। लेकिन जो उत्पादित रेशम होता है यह हमारा सुंदर होता है, स्वच्छ होता है, इनसे मजबूत और टिकाऊ कपड़े बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम मूंगा को जानेंगे। मूंगा क्या करता है, ओक की पत्ती को खाता है। मूंगा क्या करता है, ओक की पत्तियों को खाता है। और ओक की पत्तियों में हमारे क्या पाया जाता है, टैनिन पाया जाता है। इससे जो हमारा कोकून होता है वो हम कैसे प्राप्त करते हैं, भूरे येलोइश रंग की प्राप्त करते हैं, भूरे रंग की। टैनिन के कारण से जो हमारा कोकून हमको प्राप्त होता है वो भूरे रंग का प्राप्त होता है। दूसरा हमारा टसर है। टसर कहाँ होता है, तो बबूल के वृक्ष पर होता है। टसर कहाँ पाया जाता है, टसर बबूल के वृक्ष पर पाया जाता है। और बबूल में भी हमारे टैनिन पाया जाता है, तो इसका भी जो रंग होता है येलोइश भूरे रंग का होता है। बात समझ में आई, भूरे रंग का होता है। लेकिन जो हमारा एरी और होता है, एरी रेशम होता है, एरी रेशम जो है हमारा ये अरंडी के वृक्ष पर पाया जाता है और ये सबसे मुलायम होता है। अरंडी का वृक्ष आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे, गांव में होता है। इसके पत्ते को चोट वगैरह में लगाया जाता है। अरंडी से प्राप्त करते हैं। यह रेशा हमारा कैसा होता है, मुलायम होता है। अगर इन तीनों रेशम में बात करें सबसे इंफीरियर क्वालिटी का कौन सा होता है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का ये होता है। और ये दोनों कैसे होते हैं, इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। ये सारे जंगली रेशम हैं और जंगली रेशम से निर्मित जो हमारा वस्त्र बनता है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है टशाह, सतंज, सतंग। टसाह, सतंग, पोंजी, ये जंगली रेशम से कपड़े बनाए जाते हैं। जैसे अभी हमने भारत के परंपरागत वस्त्र बनाए थे ना, पीताम्बर बनाया जाता है, चिलपट बनाया जाता है, टशाह बनाया जाता है, उसी प्रकार से हमारे जो जंगली रेशम होते हैं उनसे ये सारे वस्त्र बनाए जाते हैं। राजा। अब हम आगे जानेंगे रील्ड सिल्क हमारा जो होता है। बात समझ में आई? हमने क्या बताया कि हमारे जो रेशम के प्रकार होते हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारा उत्पादित रेशम होता है, एक स्वनिर्मित होता है। उत्पादित रेशम जो होता है उनका कल्टीवेशन किया जाता है। स्वनिर्मित रेशम अपने आप स्वतः ही जंगलों में होते हैं। तीन जगह पर पाए जाते हैं, मूंगा, टसर और एरी। मूंगा रेशम जो होता है वो ओक की पत्तियों को खाता है, जो कीड़ा होता है एंथापर्नी या एंथैया माइलेट्टा। और ओक में हमारे टैनिन पाया जाता है, इसलिए इसका जो कोकून होता है येलोइश रंग का होता है और भूरे रंग का होता है। टसर के जो रेशे होते हैं ये बबूल के वृक्ष पर पलते हैं। बबूल में भी टैनिन पाया जाता है, इसलिए इसका भी रंग कैसा होता है, भूरा होता है। लेकिन एरी जो होता है, अरंडी जो होता है, ये अरंडी के वृक्ष पर पलते हैं। रेशम मुलायम होता है और ये कैसा होता है, सफ़ेद रंग का या सुनहला पीला होता है। सफ़ेद या पीला, हल्का पीला, सुनहला पीला, हल्का पीला समझ लो, हल्के पीले रंग का होता है। बात समझ में आई? अगर इन तीनों में क्वालिटी की बात करें, सबसे बेस्ट क्वालिटी किसकी होती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इसकी होती है। लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी हमारे रेशम की होती है वो कल्टीवेटेड की ही होती है, स्वनिर्मित की नहीं होती है। लेकिन इन तीनों में बात करें तो जो हमारा एरी रेशम होता है उस जो है बेस्ट क्वालिटी का होता है इन सब में। अब हम जानेंगे आगे कल्टीवेटेड। जब हम
कल्टीवेटेड रेशम की बात करेंगे तो इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा रील्ड सिल्क होता है और एक स्पन होता है। रील्ड सिल्क क्या होता है? तो जो रील्ड सिल्क होता है ये हमारा बेस्ट क्वालिटी का होता है, अच्छा होता है, बेस्ट क्वालिटी होती है। लेकिन जो स्पन होता है ये मोथ की स्टेज से इसको प्राप्त करते हैं, मोथ की स्टेज से। अभी हमने आपको बताया था कि जो कीड़े हमारे क्या होते हैं, प्यूपा की अवस्था में मार दिए जाते हैं तो उनसे अच्छा रेशा प्राप्त होता है, रील्ड सिल्क प्राप्त होता है। परंतु जो प्यूपा की अवस्था में नहीं मारे जाते हैं, स्टोइंग प्रोसेस से नहीं प्राप्त किया जाता है, वो हमारे स्पन सिल्क कहलाते हैं। और ये जो है इससे निम्न क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं। ये कीड़े क्या करते हैं, हमारे कोकून को, जैसे मान लो ये हमारा कोकून है, ये कोकून हो गया, तो कीड़ा इसके अंदर ये कीड़ा है समझ लो, तो ये कीड़ा क्या करता है, इस कोकून को तोड़ करके ऐसे बाहर निकल जाता है। तो ये जब हमारा धागा है ऐसे से लिपटा है ना, तो जब ये कोकून गया तो ये धागा यहाँ से टूट गया, तो हमारा धागा तो छोटा छोटा हो जाएगा, तो लंबाई में नहीं मिलेंगे। तो इसमें एक प्रोसेस किया जाता है, थ्रोइंग प्रोसेस। थ्रोइंग का मतलब होता है कि छोटे छोटे रेशे को ऐंठन दे करके एक बड़ा रेशा तैयार कर लेना। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रोइंग प्रोसेस कहलाती है। बात समझ में आई? तो स्पन सिल्क को थ्रोइंग प्रोसेस के द्वारा जो है बनाया जाता है, लेकिन इससे जो कपड़े बनते हैं वो निम्न क्वालिटी के कपड़े कहलाते हैं। तो जो हमारा रील्ड सिल्क होता है बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसमें चमक होती है, लंबाई भी होती है, सघनता भी इसमें पाया जाता है, और क्या होता है इसमें प्रत्यास्थता होती है, और सफेद रंग का होता है। ये बेस्ट क्वालिटी का होता है। बात समझ में आई? लेकिन जो हमारा मोथ वाला होता है, स्पन सिल्क होता है, इसमें निम्न गुणवत्ता वाला होता है। इसमें ऐंठन देना पड़ता है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? इससे अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं, इससे इंफीरियर क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं। इसमें सब कुछ पाया जाता है, चमक पाई जाती है, लंबाई पाई जाती है, सघनता पाई जाती है, प्रत्यास्थता पाई जाती है, और सफ़ेद रंग का होता है। लेकिन जब हम स्पन सिल्क की बात करते हैं तो वो हमारे जो रेशे होते हैं वो निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं, और इसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं जिनको थ्रोइंग प्रोसेस के द्वारा बट करके ऐंठन दे करके एक जो है धागे का निर्माण किया जाता है। और जो इसका रंग होता है वो कैसे होता है, थोड़ा येलोइश लेके होता है, क्योंकि जो है हमारा कोकून वो पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो पीले रंग का दिखने लगता है, पीला रंग का कोकून होता है। और जो स्पन सिल्क है, अब हम आपको आगे बताएंगे स्पन सिल्क हम प्राप्त कहाँ से करते हैं। स्पन सिल्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जैसे हमारे हो गए दो कोकून, जो हमारे दो कोकून होते हैं आपस में सिमटे हुए होते हैं, उनसे इंफीरियर क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं। दोहरे कोकून से प्राप्त रेशा स्पन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम क्या जानेंगे, टूटे हुए कोकून का मतलब होता है जो कोकून हमारा टूट जाता है, कीड़ा उनको तोड़ करके बाहर निकल जाता है, या कीड़ा की अवस्था में जिसे हम प्राप्त करते हैं, कीड़ा की अवस्था में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्पन सिल्क कहलाता है। और भी हमारे स्पन सिल्क क्या होते हैं, इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं। जैसे अगला होता है फ्लास।
फ्लास्क क्या होता है? तो जो हमारा कोकून होता है उन पर डिगमिंग प्रोसेस की जाती है, ब्रश से कोकून को रगड़ा जाता है उनकी गोंद को हटाने के लिए। तो ब्रश करने से रेशे का टूटना, ब्रश करने से रेशों का टूटना, तो उन ब्रश वगैरह से जो रेशे टूटे रहते हैं उन सारे रेशे को बट करके थ्रोइंग प्रोसेस कर करके इंफीरियर क्वालिटी के कपड़े या निम्न क्वालिटी के कपड़े तैयार किए जाते हैं। अगला है फ्रिशन। फ्रिशन धागा क्या होता है? तो फ्रिशन धागा ऐसा धागा होता है, जैसे आप मेहंदी लगाते हो जब, तो मेहंदी की कीप जब आप स्टार्टिंग में निकालते हो तो देखो बहुत पतला निकलता है, बाद में मोटा निकलने लगता है और लास्ट में जब खत्म होता है तब भी बहुत पतला निकलता है। तो फ्रिशन का मतलब होता है कि पहले पतला धागा, बाद में मोटा, फिर पतला। तो ये जो पतले धागे होते हैं ना पहले और लास्ट में, तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है? फ्रिशन कहलाती है। बात समझ में आई? फ्रिशन क्या है? तो पहले किसी भी, जैसे अब जो हमारा कीड़ा है वो कीड़े की क्या है? नोजल है, दो नोजल हैं, एक से सिरसिन गोंद स्रावित करता है, एक से फाइब्रिन प्रोटीन। तो जब पहले स्रावित करता है तो थोड़ा पतला पतला जो है स्राव निकलता है, लेकिन धीरे धीरे जब वही पत्तियों को खा लेता है तो थोड़ा मोटा स्राव निकलने लगता है। तो वही चीज़ हमारी फ्रिशन कहलाती है कि पहले जो है पतला धागा, फिर मोटा से पतला धागा, ये हमारी क्या कहलाती है? फ्रिशन कहलाती है। उसके बाद आता है स्क्रैप। स्क्रैप क्या है? तो स्क्रैप का मतलब होता है कि जब मशीनों में रील्ड किया जाता है, ब्रश पर जो हमारे धागे लगे होते हैं, जो बचे हुए धागे होते हैं, व्यर्थ धागे होते हैं, उनको स्क्रैप कहा जाता है। तो मशीन एवं ब्रश पर लगे टूटे धागे क्या कहलाते हैं? हमारे स्क्रैप कहलाते हैं। तो इन सब से भी हमारा कपड़ा बनाया जाता है। और कैसा कपड़ा बनाया जाता है? इन्फीरियर क्वालिटी का बनाया जाता है। हमने आपको क्या बताया? रेशम के प्रकार। हमने बताया रेशम के जो प्रकार होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा स्वनिर्मित होता है, एक उत्पादित होता है। स्वनिर्मित में 3 होते हैं। एक हमारे जो है मूंगा रेशम होता है, एक टसर होता है, एक अरंडी होता है। मूंगा ओक के वृक्ष पर पलता है और ओक में टैनिन पाया जाता है, इसलिए इसका जो कोकून हमको प्राप्त होता है वो येलोइश रंग का होता है या भूरे रंग का होता है। सेकंड, हमने आपको बताया कि ओक के बाद बबूल के वृक्ष पर हमारा पाया जाता है। जब बबूल के वृक्ष पर हम जो कोकून प्राप्त करते हैं तो बबूल में भी टैनिन पाया जाता है और इससे जो है टसर वाला जो रेशम हम प्राप्त करते हैं वह भी हमारे भूरे रंग का होता है। तीसरा हमने आपको बताया एरी, इरी, अरंडी, उसको 3 नाम से जानते हैं। ये हमारे अरंडी के वृक्ष पर पाया जाता है और यह हमारा सबसे मुलायम और कोमल रेशा होता है स्वनिर्मित रेशम में। उसके बाद हमने आपको बताया उत्पादित रेशम, कल्टीवेटेड रेशम, कल्टीवेटेड सिल्क। तो जो हमारा कल्टीवेटेड सिल्क होता है ये भी हम 2 रूपों में प्राप्त करते हैं, एक रील्ड प्राप्त करते हैं, एक स्पन प्राप्त करते हैं, टूटे हुए रेशे प्राप्त करते हैं। तो जो रील्ड सिल्क होता है वो तो लंबा होता है, उनका मापन भी फिलामेंट में होता है, 300 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक होते हैं। तो उनमें जो है बेस्ट क्वालिटी होती है, लंबाई भी होती है, चमक भी होती है, प्रत्यास्थता भी पाई जाती है, मजबूती भी पाई जाती है, सारी चीज़ें उनमें मौजूद होती हैं। और वो जो हमारा रेशम होता है वह भी सफ़ेद रंग का होता है। लेकिन जो हमारा स्पन सिल्क होता है वो कैसे होता है? तो वो टूटा फूटा होता है। जो कोकून आपस में 2 कोकून जुड़ जाते हैं ऐसे कोकूनों से प्राप्त करते हैं। जो कोकून को कीड़ा तोड़ करके बाहर निकल जाता है ऐसे कोकून से प्राप्त करते हैं। तो वो
हमारे स्पन सिल्क कहलाते हैं और उनमें एक प्रकार की प्रक्रिया की जाती है जिसे थ्रोइंग प्रक्रिया कह जाते हैं। थ्रोइंग प्रक्रिया के द्वारा छोटे छोटे रेशों को बट करके एक बड़ा धागा तैयार कर लिया जाता है, तो उनसे इंफीरियर क्वालिटी के या निम्न क्वालिटी के कपड़े बनाए जाते हैं। तो जो हमारे स्पन सिल्क होते हैं उनको हम प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो दोहरे कोकून से प्राप्त करते हैं, टूटे हुए कोकून से प्राप्त करते हैं जो कीड़ा की अवस्था स्टेज करके निकल जाता है, कीड़ा की अवस्था में फ्लास से प्राप्त करते हैं। फ्लास क्या है, तो जब हम कोकून पर डिगमिंग प्रोसेस करते हैं तो ब्रश में कुछ ऐसे धागे लगे रहते हैं, तो उन धागों को निकाल करके उनसे निम्न क्वालिटी का कपड़ा बनाया जाता है। अगला हमारा फ्रिशन है। फ्रिशन का मतलब होता है कि जो पहले आगे के हमारे पतले धागे होते हैं, जो लास्ट के पतले धागे होते हैं, उन धागों को निकाल कर उनसे भी हमारा निम्न क्वालिटी का कपड़ा बनाया जाता है। उसके बाद हमने स्क्रैप के बारे में जाना। स्क्रैप क्या होती है, तो मशीनों पर जो टूटे फूटे हमारे छोटे छोटे रेशे बचे रहते हैं, जो ब्रश में हमारे धागे लगे रहते हैं, मशीनों में लगे रहते हैं, जो ब्रश में लगे रहते हैं और जो मशीनों में लगे रहते हैं, ऐसे धागे हमारे क्या कहलाते हैं, स्क्रैप कहलाते हैं। अब इसमें बचा क्या है, तो रेशम की विशेषताएं बची हैं, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जितना हमने आपको बताया है इतनी सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा है तो इसे अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और एक मैसेज छोड़ करके ज़ाया करें। कोई चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो भी, समझ में आ रही हैं तो भी। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।